यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर सीरीज आपने फॉलो करे हैं, हमने अब तक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का 3 यूनिट्स कंप्लीट करे हैं। आज से इस वीडियो लेक्चर से हम चौथा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि पिछले 3 यूनिट्स में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं, तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट यूनिट में हमने इंट्रोड्यूस करा था इस सब्जेक्ट को। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बीच के डिफरेंसेस बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि एक जो कंप्यूटर मशीन है वो मुख्यतः किन किन मॉड्यूल्स के साथ बनाया गया है। तो अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करती हूँ तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है प्रोसेसर, दूसरा है मेमोरी और तीसरा है इनपुट आउटपुट। इसी सीरीज में हमने सारे मॉड्यूल्स कवर करे थे। तो उसके बाद यूनिट 2 में हमने प्रोसेसर मॉड्यूल से स्टार्ट करा था। प्रोसेसर में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर मॉड्यूल को इकट्ठा आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो अंदर और छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स के साथ बनाया गया है, जैसे एएलयू, जैसे रजिस्टर, जैसे आपका कंट्रोल यूनिट। तो यूनिट 2 में हमने सब कुछ एएलयू और रजिस्टर से रिलेटेड पढ़ा था। एरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम्स पढ़े थे, फिक्स्ड पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, बूथ्स एल्गोरिथम, साइंड मैग्नीट्यूड, वो सब कुछ हमने सेकेंड यूनिट में कवर किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने थर्ड यूनिट में कंट्रोल यूनिट कवर करा था। मैंने आपको हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने आपको बताया था कि दोनों में क्या अंतर होता है, कौन सा प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट यूज करता है। तो यूनिट 3 के खत्म होने पर हमने पूरा का पूरा प्रोसेसर मॉड्यूल फिनिश कर दिया था। ये बहुत ही बड़ा मॉड्यूल था, इसीलिए इसको पढ़ने के लिए हमें 2 यूनिट्स लगते हैं, जिसमें हम दूसरे यूनिट में हमने सारा एएलयू रजिस्टर से रिलेटेड पढ़ा और तीसरे यूनिट में हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ा। अब आगे अगर हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमें पता है कि अब सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट कंप्यूटर का आएगा, विच इज नथिंग बट मेमोरी। तो आज हम मेमोरी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो इस यूनिट की चेकलिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उसके बाद पहला टॉपिक हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट फंक्शनल यूनिट के बारे में जानकारी लेते हैं मशीन की, जिसको हम कहते हैं मेमोरी। तो सबसे पहले मेमोरी क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशंस में ही, मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और डाटा को मशीन के अंदर और मशीन से बाहर देता है। मतलब उसके पास एक ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए जहां पर डाटा स्टोर होता है, उसके पास एक ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए जहां डेटा प्रोसेस होता है, उसके पास एक ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए जहां से वो इनपुट और आउटपुट दे सके और ले सके। तो क्योंकि हमने प्रोसेसिंग मॉड्यूल फिनिश करा है, अब हम मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। वो मॉड्यूल जहां पर डाटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं मेमोरी। तो हमें ये देखना है कि मशीन की कितनी टाइप की मेमोरी होती है, कहाँ कहाँ होती है, कैसे डिजाइन होती है, कैसे काम करती है, ये सारी जानकारी आपको इस यूनिट में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेमोरी एक हार्डवेयर है, मतलब वो एक चिप है, वो डिजाइन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बनाया जाता है, बनाकर उसको मशीन के अंदर हम फिट करते हैं। जब हम कहते हैं कि मशीन के पास 16 GB रैम है, जब हम कहते हैं कि 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, ये सब क्या है? ये स्टोरेज कैपेसिटी है मशीन की। मतलब मैं जितना डाटा उसको दे सकती हूँ वो उतना डाटा वहां पर स्टोर कर सकता है। 1 टेराबाइट ऑफ डाटा वो स्टोर कर सकता है, उसको हम कहते हैं मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये सब हार्डवेयर है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज हार्डवेयर होती है वो डिजाइन जरूर होती है। जैसे कि हमने देखा था प्रोसेसर में एएलयू डिजाइन होता है, रजिस्टर डिजाइन होता है, कंट्रोल यूनिट डिजाइन होता है, वैसे ही इस यूनिट में हम देखेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कहाँ पर होती है और कैसे डिजाइन होती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी हायरार्की। मतलब मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक कंप्यूटर मशीन के अंदर कितने टाइप की मेमोरी होती है, इतने टाइप क्यों है, और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इतने टाइप की मेमोरीज अवेलेबल है तो कौन सी मेमोरी सबसे ऊपर आती है और कौन सी मेमोरी नीचे आती है। इसको हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस यूनिट का। उसके बाद हम देखेंगे सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी किसे कहते हैं, रॉम मेमोरी किसे कहते हैं,
हम देखेंगे कि रैम का चिप कैसे होता है, रोम का चिप कैसे होता है। उसके बाद हम 2 डायमेंशनल और 2.5 डायमेंशनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स के बहुत पेपर्स में ये बहुत बार पूछा गया टॉपिक है। आप इसको स्टार भी समझ सकते हैं। ये इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। उसके बाद हम देखेंगे कि कैश मेमोरी हम किसे कहते हैं। कैश मेमोरी की मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से ये देखेंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। और लास्ट में देखेंगे वर्चुअल मेमोरी। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट फंक्शनल यूनिट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। अभी अगर आप ये बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं तो आपने देखा होगा मैंने एक पिरामिड ड्रॉ करा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर मशीन के अंदर एक स्टोरेज है। अगर आप एक मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप एक स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक मिनी कंप्यूटर ही है। क्या उसमें स्टोरेज है? बिल्कुल है। अगर मैं लैपटॉप कंप्यूटर्स यूज कर रही हूं तो उसमें भी स्टोरेज है। डेस्कटॉप यूज कर रही हूं, उसमें भी स्टोरेज है। तो अब पॉइंट ये है, क्या मेरे पास सिर्फ एक मेमोरी है या एक से ज्यादा मेमोरी होती है मशीन के पास? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि मेमोरी सिर्फ एक नहीं होती, उसके पीछे कारण है। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मेमोरी देखते हैं, कितनी टाइप की है, ताकि आपको मेमोरी हायरार्की अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहली जो मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर। ये होती है सबसे छोटी मेमोरी। और ये कहां पर होती है? ये होती है प्रोसेसर के अंदर। ये प्रोसेसर की अपनी एक छोटी मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। उसके बाद दूसरी जो मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती है प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में। अब ये क्यों है? इसका एक पर्पस है। पर्पस हम तब समझेंगे जब हम उस मेमोरी की कैटेगरी पे आएंगे। पहले तो आप ये समझिए कि कितने टाइप की अवेलेबल होती है मशीन के पास। सबसे पहले होती है रजिस्टर, दूसरा होता है कैश मेमोरी, तीसरा होता है मेन मेमोरी, जिसके अंदर आते हैं आपके रैम और रोम। इसको हम मेन मेमोरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक लौता ऐसा मेमोरी है जो कि प्रोसेसर के साथ हमेशा इंटरैक्शन में रहता है। तो अब मुद्दा यह है कि आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि क्या मैम बाकी मेमोरीज प्रोसेसर के साथ इंटरैक्ट नहीं करती? बात वो नहीं है। मेरे पास एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन जो परमानेंटली प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करती है वो होती है मेन मेमोरी। इसीलिए उसका नाम भी हम ऐसे ही रखा गया है, मेन मेमोरी, जिसमें 2 टाइप की मेन मेमोरी होती है, एक है रैम और दूसरा है रोम। चौथी आती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी और जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये वो मेमोरी होती है जो सबसे बड़ी मेमोरी होती है। यहाँ पे डेटा परमानेंट रिसाइड करता है, जैसा कि आपका हार्ड डिस्क, जैसा कि आपका पेन ड्राइव, जैसे कि आपके ऑप्टिकल डिस्क, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ये सबसे बड़ी मेमोरी होती है और यहाँ पे डेटा परमानेंटली रिसाइड करता है। उसके बाद 5वीं जो मेमोरी आती है इसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब ये क्या है? देखिए, इसका नाम ही इसका मीनिंग बताता है। वर्चुअल का मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो जब हम चेकलिस्ट में उस टॉपिक पर आएंगे मैं आपको समझाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर जो लिस्ट बनाई है, दिस लिस्ट इज टाइप्स ऑफ मेमोरीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज माई कंप्यूटर हैव? My computer has 5 types of memory: register, cache memory, main memory. Main memory के 2 sections है, RAM and ROM. I have auxiliary memory which is called my secondary memory and I have my virtual memory. ये 5 memory available है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, जब प्रोसेसर एक है तो मेमोरी इतने क्यों है? देखिए, पॉइंट यहां पर यह है कि प्रोसेसर बहुत फास्ट काम करता है। इट वर्क्स इन द प्रोसेस ऑफ मिली सेकेंड्स। तो पॉइंट ये है, उसकी स्पीड तो बहुत तेज है प्रोसेसर की। अगर मैंने
एक ही स्टोरेज रखा, मान लीजिए मैंने सिर्फ ऑक्सिलरी मेमोरी का ही स्टोरेज रखा मेमोरी के पास, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको ये मैं बता दूं कि बड़ी जगह जहां पर आप चीजें स्टफ करते हैं वहां से चीजें ढूंढना ज्यादा टाइम लगाता है। अगर मैं आपको बोलूं, आपको मैं एक दूं बॉक्स और आपको बोलूं एक रूम, बॉक्स के अंदर भी टॉयज है, रूम के अंदर भी टॉयज है, आप कहां से रूम टॉय ढूंढना प्रेफर करोगे? डेफिनेटली अ बॉक्स बिकॉज इट इज स्मॉलर इन साइज. Why not a room? Because it will take more time for me to search there. Bigger the space, more time to search data. तो क्योंकि मैं प्रोसेसर को इतना वेट नहीं करा सकती डेटा के लिए, इसीलिए आर्किटेक्चर का ये कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहले हिस्से को बोलो रजिस्टर, दूसरे हिस्से को बोलो कैश मेमोरी, तीसरे हिस्से को बोलो मेन मेमोरी, चौथे हिस्से को बोलो ऑक्सिलरी मेमोरी और पांचवें हिस्से को बोलो वर्चुअल मेमोरी। हर एक मेमोरी का पर्पस ही ये है कि ताकि प्रोसेसर को ज्यादा वेट ना करना पड़े डेटा लेकर उस पर काम करने के लिए, उसका सिर्फ इतना ही पर्पस है। आशा करती हूं कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 5 तरह की मेमोरी क्यों है मशीन के पास। अब आइए देखते हैं, जब 5 तरह की है तो प्रोसेसर कहां कहां पर डेटा पहले ढूंढेगा। तो इसीलिए मुझे ये टॉपिक पढ़ना जरूरी हो जाता है, जो पिरामिड मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की का मतलब प्रोसेसर डेटा कहां पर ढूंढता है। प्रोसेसर से मेरा मतलब सीपीयू है। सीपीयू कहां पर ढूंढता है डेटा? पहले 5 है ना, पांचों में से किसकी कैटेगरी नंबर 1 पे है? तो देखिए पिरामिड में जो टॉप पर है, प्रोसेसर सबसे पहले डेटा वहां से लेगा, दैट इज रजिस्टर। आसान है ना, रजिस्टर तो उसी के अंदर है। तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि देखो मेरे ही मेमोरी के पास है क्या वो। रजिस्टर छोटे होते हैं, उसमें पूरा डेटा नहीं आ सकता, पार्ट ऑफ डेटा होगा। अगर उसको वहां से डेटा मिल जाता है तो वो लोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, बाहर आ जाता है। मान लीजिए रजिस्टर में डेटा नहीं मिला, तो रजिस्टर से थोड़ा बड़ा होता है साइज में कैश मेमोरी, वो ढूंढने की कोशिश करता है कैश में। अगर मान लो कैश में भी नहीं मिला तो कैश से थोड़ा बड़ा होता है मेन मेमोरी। तो अगर यहां पर डेटा नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी में डेटा को सर्च करेगा। अगर मेन मेमोरी में भी डेटा नहीं मिला तो जाहिर सी बात है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। सेकेंडरी मेमोरी इज माई परमानेंट रिसाइडिंग, जिसको मैं ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहती हूं। तो यहां पर डेटा ढूंढेगा, उसको यहां पर तो 100% उसको मिल जाएगा क्योंकि दैट इज अ परमानेंट स्टोरेज। यहां पर जब वो आता है, देखिए हर स्टेप पे जब वो एक एक स्टेप नीचे चला जाता है तो जाहिर सी बात है सीपीयू का टाइम बढ़ता है। अगर डेटा रजिस्टर से ही मिल गया तो बहुत कम टाइम में उसको डेटा मिल गया, अगर कैश में मिल गया तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, मेन मेमोरी में मिला तो और ज्यादा टाइम लगा, सेकेंडरी में मिला तो बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप एक एक लेवल आगे बढ़ते जाते हो मेमोरी से डेटा ढूंढने के लिए, आपकी जो सीपीयू की स्पीड होती है वो धीरे होते चली जाती है। द स्पीड डिक्रीजेस and what about the size of the memory? It increases. Register is the smallest unit of memory, वो सबसे छोटा होता है क्योंकि रजिस्टर बनते हैं फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप में एक ही बिट होता है, या तो 0 या फिर 1। तो कहने का मतलब रजिस्टर सबसे छोटा है। छोटा है डिजाइन करने के लिए, छोटा है डेटा स्टोर करने के लिए, तो साइज इसका छोटा है। सबसे छोटा रजिस्टर है, सबसे बड़ा सेकेंडरी है। तो अगर आपको डेटा रजिस्टर में नहीं मिला, कैश में नहीं मिला, मेन मेमोरी में नहीं मिला और आप सेकेंडरी में आ गए, तो सेकेंडरी तो ह्यूज है। तो ह्यूज जगह से, जैसे मैंने बोला, डेटा रिट्रीव करना अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है। तो व्हाट हैपेंस एज यू गो डाउन द हायरार्की? स्पीड डिक्रीजेस एंड साइज इंक्रीजेस। तो कोशिश क्या करनी चाहिए हमेशा? कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि सीपीयू को डेटा रजिस्टर पे मिल जाए। कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए। मान लीजिए रजिस्टर में नहीं मिला तो चलो ठीक है, फिर भी कैश में मिल जाए, मेन मेमोरी में मिल जाए, यहां तक आने की नौबत ना आए। अगर क्योंकि यहां तक सीपीयू आ गया, सेकेंडरी तक अगर वो आ गया तो जाहिर सी बात है सीपीयू का स्पीड कम हो गया, और अगर सीपीयू का स्पीड कम हो गया तो थ्रूपुट मशीन की गिर गई। तो इसको कहते हैं मेमोरी हायरार्की। ये बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो अब पॉइंट है कि क्या ये सारे हार्डवेयर है? सारे हार्डवेयर है,
रजिस्टर भी डिजाइन किए जाते हैं और प्लेस किए जाते हैं प्रोसेसर के अंदर। मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में समझाया था जब मैंने प्रोसेसर का ALU यूनिट समझाया था आपको। आप मेरे पीछे वीडियो लेक्चर्स देखिए, जब मैंने यूनिट 2 स्टार्ट करा था मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में समझाया था। वहां पर रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर होते हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं, हार्डवेयर है, इट्स अ हार्डवेयर, डिजाइन किया जाता है फ्लिप फ्लॉप के साथ। व्हाट अबाउट कैश मेमोरी? कैश इज ऑल्सो अ हार्डवेयर, उसको भी डिजाइन किया जाता है। ये भी फास्टेस्ट है, दिस इज ऑल्सो फास्ट बिकॉज द साइज इज स्मॉल। उसमें आप ज्यादा डेटा इसमें भी स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी होती है प्रोसेसर की अगर डेटा आपको कैश में ही मिल जाता है तो। मेन मेमोरी अगेन हार्डवेयर, इसमें 2 कैटेगरीज आते हैं जैसा कि मैंने यहां पर लिखा था, रैम और रोम। रैम और रोम दोनों ही चिप्स हैं, डिजाइन होते हैं, हार्डवेयर है। आपने देखा होगा जब आप CPU को खोलते हैं, मतलब कैबिनेट को आप खोलते हैं तो मदरबोर्ड दिखता है आपको। मदरबोर्ड में आपने रैम के स्लॉट्स देखे होंगे, डी रैम के, जहां पर कार्ड्स आते हैं डी रैम के, वहां पर हम फिक्स करते हैं। वो जो कार्ड होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने गए होते हैं। तो कहने का मतलब मेन मेमोरी भी हार्डवेयर है, चाहे रैम हो चाहे रोम हो, दोनों हार्डवेयर है। व्हाट अबाउट ऑक्सिलरी? ऑक्सिलरी इज मोस्ट डेफिनेटली हार्डवेयर। इसमें आपके मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क्स आते हैं, आपका हार्ड डिस्क आता है, आपका पेन ड्राइव आता है, ये सारी चीजें आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी में आती हैं जो कि हार्डवेयर है। तो मेमोरी हायरार्की बहुत जरूरी है, लेकिन मेमोरी हायरार्की से पहले ये समझिए कि कितने टाइप की मेमोरीज हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ये टाइप्स किस प्रायोरिटी बेसिस पर आते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर डेटा रजिस्टर में ही ढूंढता है, रजिस्टर में नहीं मिला तो कैशे में ढूंढेगा, कैश में नहीं मिला तो मेन मेमोरी में ढूंढेगा, मेन मेमोरी में नहीं मिला तो सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है इस टॉपिक का? टेक अवे ये है कि रजिस्टर सबसे छोटा होता है साइज में, लेकिन स्पीड में सबसे फास्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी साइज में बहुत बड़ी होती है लेकिन स्पीड में सबसे स्लो होती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी हायरार्की। आशा करती हूं कि आपको चेकलिस्ट ऑफ यूनिट 4 और सबसे पहला टॉपिक मेमोरी हायरार्की अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको रैम और रोम चिप्स के बारे में बताऊंगी और साथ ही कोशिश करूंगी कि 2D एंड 2.5 डायमेंशनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकूं। तो जुड़े रहिए और आइए मिलकर समझते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डिजिटल कंप्यूटर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।